जी पिछले दो टेस्ट आपको मिल रहे हैं डिस्कस करने के लिए। एक प्रीवियस फ्राइडे हमारा टेस्ट हुआ था चैप्टर 5 और चैप्टर 7 का हाफ, क्या ख्याल है? उससे पिछला हमारा कोई टेस्ट हुआ था चैप्टर 6 का और साथ चैप्टर 2 का शायद कोई पोर्शन था। सर एक कॉपी मुझे भी दे देंगे? ये टेस्ट नंबर 12 है जो वेरी प्रीवियस था, चैप्टर 7 का हाफ और चैप्टर 5 का टेस्ट, और उससे पीछे कोई टेस्ट नंबर 11 है जो कि चैप्टर 2 और चैप्टर 6 का टेस्ट था। टेस्ट नंबर 12 को अगर हम देखें, टेस्ट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन मोटिवेशन थ्योरी। तो कौन सी थ्योरी यहाँ पे अप्लाई होती है? विक्टर वरूम की थ्योरी पूरी की पूरी एक्सप्लेन कर देनी है, रटा 9 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 2, चार्ल्स हैंडी सजेस्टेड दैट देयर आर 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। इन द गिवन एग्जाम्पल डिस्कस बिलो, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन कल्चर एंड देयर फीचर्स। तो 4 कल्चर थे, पावर कल्चर, रोल, टास्क, पीपल आर पर्सन कल्चर। तो आपने आइडेंटिफाई करके उस कल्चर को एक्सप्लेन करना है कि किस पार्ट में कौन सा कल्चर है। सो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा कल्चर होता है? नए नए प्रोजेक्ट में मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट जब आपने परफॉर्म करने हैं तो टीम ने परफॉर्म करने हैं तो टास्क कल्चर होगा। उसके बाद टास्क कल्चर को एक्सप्लेन किया जा सकता है। एंड पीपल हैव क्लियरली डेलीगेटेड अथॉरिटी विद इन अ हाईली डिफाइंड स्ट्रक्चर। रोल कल्चर, ब्यूरोक्रेसी concentrates power among a few. Power culture and common in a firm of professionals, people या person culture। और उसके बाद नीचे क्वेश्चन नंबर 3 है, according to Edgar Skene, organization do not adopt a culture in a single day. Instead, it is formed in due course of time as the employees go through various changes, adapt to the external environment and solve problems. They gain from their past experience and start practicing it every day, thus forming the culture of the workplace. The new employees also strive hard to adjust to new culture and enjoy a stress-free life. बकवास करना क्या आपको? Skene believed that there are 3 levels in an organization culture, identify and explain. तो 3 levels थे, आर्टिफैक्ट्स, एस्पाउस्ड वैल्यूज और दी पैराडाइम। उसके बाद उनको एक्सप्लेन कर दें। आइडेंटिफाई इसके अंदर से होंगे? नहीं, इसके अंदर ऐसी कोई बातें ही नहीं थी, एस्पाउस्ड वैल्यू, आर्टिफैक्ट, पैराडाइम की कोई बातें नहीं थी। एंड क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटेंट एंड प्रोसेस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। डिफाइन करके हम एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, कंटेंट थ्योरीज कौन सी और प्रोसेस कौन सी हैं। क्या कि बहुत औखा टेस्ट था ये, 27 मार्क्स। जो पूरी क्लास में से कोई 63 स्टूडेंट्स ने देने की कोशिश की, आधी क्लास ने देने की कोशिश की।
और अगर हम पासिंग क्राइटेरिया चलें 75 छोड़ें 50% भी रखें तो 47 स्टूडेंट पास हुए। ये क्या बात नहीं है, मतलब इससे आसान टेस्ट मेरा नहीं ख्याल हो सकता है। उसके बावजूद भी अगर आप ये टेस्ट भी पास नहीं कर रहे तो आप ये पेपर पास नहीं कर रहे। ये टेस्ट भी अगर आपसे पास नहीं हो रहा 50% मार्क्स पे तो आप बीएम का पेपर पास नहीं कर रहे। अभी तक आपका पेपर आईकैप में फेल लिखा हुआ है। उसको पहले आपने पास लिखवाना है, फिर जाके 6 मार्च को एग्जामिनर को रियलाइज करवा के आना है कि हाँ तूने पास ठीक लिखा है तो इसे पास रहने दे, वरना रिजल्ट के बाद भी क्या लिखा हुआ सामने आएगा, फेल। सोच है आपकी, बेशर्मी की कोई इंतहा होती है। सीए ऐसे नहीं होता जैसे आप लोग कर रहे हो। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ पेपर में जाके अटेंडेंस लगा के दे के आ रहे हैं 0 मार्क्स। क्या ख्याल है? अटेंडेंस लगाने जा रहे हैं कि बस हम टेस्ट देने जा रहे हैं, हमें रोका ना जाए। मार्क्स कितने हैं? 0, 1 नंबर, 2 नंबर। कर क्या रहे हैं ये? समझ से बाहर है। नेक्स्ट टेस्ट से जिनके फेल हैं इनको भी क्लास से 3 दिन के लिए आउट कर दें आप। बल्कि नहीं, वो आपने डिटेल इनकी लिस्ट प्रोड्यूस की है, बोर्ड पे डिस्प्ले कर दें इस क्लास की जो पिछले सारे टेस्टों की डिटेल है, और नेक्स्ट टेस्ट में जो फेल होगा टेस्ट में उसके घर वो डिटेल भिजवाएं। ज़रा घर का एड्रेस नहीं मिलता तो इनके CRN नंबर निकलवाएं, वहाँ से CRN नंबर लेके इनकी डिटेल पता चल जाएगी। बर्थडे, इनका डेट ऑफ बर्थ भी आपके पास है, CRN नंबर भी है, तो इनके आईकैप अकाउंट से डिटेल मिल जाएगी एड्रेस की। बल्कि कुछ के पेरेंट्स को भी कॉल करते हैं, इनकी डिटेल बताते हैं, अदरवाइज़ कोई हल नहीं निकलने वाला। सो फाइन शाइन अब हम नहीं करेंगे। अब से ऑनवर्ड जो टेस्ट नहीं देगा और जो टेस्ट फेल करेगा, प्रीवियस अब तक जितने भी टेस्ट हुए हैं वो सारी हिस्ट्री बोर्ड पे डिस्प्ले भी हम कर देते हैं, वो आप देख भी लीजिएगा, और वो आपके पेरेंट्स को आप सेंड की जाएगी ताकि उन्हें भी पता हो ना कि आप गुल क्या खिला रहे हो। स्टूडेंट कहते हैं जी फाइन क्लास में लिया जाता है, हम फीसिस नहीं या फाइन दें? भाई जब आपने पढ़ना है, क्लास में आना है, टेस्ट देना है, तो फिर फाइन से आपको मसला क्या है? हाँ, जब आपने पढ़ना है, क्लास में भी आना है, टेस्ट भी देना है, तो फिर फाइन आपके लिए पिंचिंग क्यों है? फाइन तो उनके लिए होना है ना जो गंदे स्टूडेंट हैं। तो गंदे स्टूडेंट है तो चलो फिर गंदों का भी यूँ निपटते हैं आप, या तो क्लास से भागें या फिर पढ़ेंगे आप। सो पिछले टेस्टों की सारी रिपोर्ट आप प्रोड्यूस करके बोर्ड पे आज डिस्प्ले हम कर देंगे। तो नेक्स्ट टेस्ट ना देने पे, फेल होने पे आपके पेरेंट्स को वो सारी डिटेल आप सेंड की जाएगी। मेक श्योर अब नेक्स्ट टेस्ट सिर्फ देना नहीं, अब आपको पास भी करना है। कैसे पास करना है ये आप खुद जानते हो। टेस्ट नंबर 11 अगर आप देखें, कुछ चैप्टर 6 और चैप्टर 2 का टेस्ट था, जिसमें चैप्टर 6 कंप्लीट था और चैप्टर 2 हमने डिसाइड किया था कि हम सिर्फ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है आपको, जॉब सेटिस्फैक्शन के वेज लिखने। ऊपर को बहुत बड़ी स्टोरी थी लेकिन वो सारी क्या थी, बकवास। नीचे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने वेज फॉर इन्हांसिंग जॉब सेटिस्फैक्शन लिखने थे। इन्वेस्टिंग टाइम टू इवैल्यूएट जॉब सेटिस्फैक्शन, participative management, providing good working environment, encourage thought risk taking, providing a training philanthropic initiative, skill development, providing time to revitalize, refresh, providing good reward and recognition, and help the employees to plan their task। कितने लिखने थे आपको आउट ऑफ 9? सिर्फ 5। जाके मिलना है, आपको बताएगा क्यों ऐसे किया उसने। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर एक सिनेरियो था और आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करने हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड के 3 इंग्रेडिएंट्स थे, 3 कंपोनेंट थे, कॉग्निटिव नॉलेज बेस्ड,
अफेक्टिव, इमोशनल, फीलिंग बेस्ड, और चौथा बिहेवियर। तो क्या करना है, तीनों इंग्रेडिएंट्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपने एक्सप्लेन करने हैं। सिनेरियो के साथ इसका भी कोई लिंक नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रटा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने क्या करना है, लिस्ट द एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट बाय टीसीएच इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्राइमरी वैल्यू चेन बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय पॉटर। 5 प्राइमरी एक्टिविटीज ये टीसीएच एक कॉफी बनाने वाली कंपनी की आइडेंटिफाई करनी है। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या होगी, बाय करना क्या, कॉफी फ्रॉम प्रोड्यूसर, रॉ कॉफी फ्रॉम प्रोड्यूसर, उसको स्टोर करना या उसकी डिलीवरी मैनेज करना। ऑपरेशन मेकिंग ऑफ कॉफ़ी, कैसे, थ्रू कॉफ़ी बीन्स, मिल्क, और उसके बाद क्या करना, उसको स्टोर करना। एंड देन आउटबाउंड लॉजिस्टिक, डिलीवरी ऑफ कॉफ़ी टू द कस्टमर। मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग करना उसकी कैसे करना, थ्रू सोशल मीडिया की जा सकती है, थ्रू बोर्ड्स की जा सकती है, थ्रू टीवी मीडिया की जा सकती है, थ्रू न्यूज़पेपर की जा सकती है। एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या होगी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कस्टमर को अबाउट कॉफ़ी डिटेल, कैसे, एक कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट के थ्रू। सिर्फ आइडेंटिफाई करनी थी 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़। और इस तरह का शायद हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी पास पेपर का किया हुआ है, एक स्वाट का क्वेश्चन था, और उसी क्वेश्चन में ही 7 पार्ट बी था कि इसके ऊपर क्या करें, पॉटर वैल्यू चेन भी अप्लाई करें। और क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ परसेप्चुअल प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ द अबव सिचुएशन। 5 परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स थी, हालो इफेक्ट, स्टीरियोटाइपिंग, कंट्रास्ट इफेक्ट, प्रोजेक्शन और सिलेक्टिव परसेप्शन। तो 1, 2, 3 में से आपने क्या करना है, परसेप्चुअल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करनी है। नंबर 1, मिस्टर अरसलान इज एन एम्प्लॉय मे नॉट गेट अ प्रमोशन because an employer has formed a negative impression about the employee simply because that person belonged to a particular religion group. Stereotyping. And you are shopping for a car and the salesman show you an expensive model that has all of the bells and whistles. You love it but wonder why he is showing you something way above your budget. He then leads you to similar car than is on sale and cheaper than the first but still a little over your budget. But compared to first car, it's a great deal and you feel you must buy it before someone else does. Contrast effect in comparison, subjectivity की बेस पर जो है वो perception create की जा रही है, डिटेल फीचर स्पेसिफिकेशन जो है वो नहीं बताई जा रही। And Usman and Imran, employee who always has a positive attitude and enthusiastically tackle projects, might be identified as an ideal sufferer because of their outgoing personality. Managers might find it difficult to criticize or harshly evaluate this type of employee because the perceptual problem position the individual as someone who tries hard, always has the best intention and is a cheerleader for the organization. तो मेनली ये जो लास्ट 2 लाइनें हैं इसके अंदर उसने बता दिया कि क्या एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर जो है वो जजमेंट की जा रही है लोगों की, तो हालो इफेक्ट है। ये भी कोई औखा टेस्ट था, 22 मार्क्स लेना इसमें औखा था। इस टेस्ट में पास हुए थे कोई 21 स्टूडेंट्स। मसले क्या हैं, समझ से बाहर। 22 में सिर्फ ये 6 नंबर सिनेरियो था, वो पूरे के पूरे 6 भी औखे नहीं है, पहले 2 तो इजीली आइडेंटिफाई हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ एक बड़ा औखा क्वेश्चन था, 5 नंबर का, आपको आइडेंटिफाई करनी थी प्राइमरी एक्टिविटीज़, इसके ऊपर 11 मार्क्स सीधा सीधा रटा। पता नहीं आप लोगों ने सीरियस कब होना है, समझ से बाहर है। कल वाला टेस्ट अगेन 60% स्टूडेंट ने दिया, 40% स्टूडेंट ने टेस्ट नहीं दिया। और मंडे को रोकेंगे, किसी का कोई मर गया होगा, किसी का कोई मर गया होगा, किसी को पता नहीं क्या मसला हो गया होगा, यहाँ पे पाई लाइन लगी होगी बहानों की।
और आज मेरे ख्याल में 60% से ज़्यादा ही स्टूडेंट बैठे हैं। कल भी 60% से ज़्यादा ही बैठे थे। मंडे को रोक लें इनको ज़रा बाहर, और मेक श्योर एक भी क्लास में एंटर नहीं होने चाहिए आप, और इनकी डिटेल निकाल लें, बोर्ड पे डिस्प्ले करें और इनके पेरेंट्स को सेंड करें। चैप्टर 8 में हम वापस आ गए। चैप्टर 8 में वापस आ गए। पता होना चाहिए ना आपके पेरेंट्स को आप क्या गुल खिला रहे हो, उन्हें भी पता होना चाहिए आप कौन सा सीए कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। फिर जाके शायद वो आपके पिछले रिजल्ट्स भी निकलवाएंगे कि अब तक हमारे बच्चे की हालत क्या है। क्यों ज़्यादातर सीए स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, घर बताया था बस ये आखिरी 2 पेपर हैं मेरे, और इधर अभी इंट्रो इको भी पास नहीं होता। घर बताया था ये मेरे आखिरी 2 पेपर हैं, बस ये 2 देने हैं और उसके बाद मेरा सीए हो गया। और इधर क्या हो रहा होता है, इंट्रो इको अभी पढ़ रहे होते हैं। सो चैप्टर 8 में हम आगे स्टाइल थ्योरीज की हम बातें कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू लिपिट एंड वाइट 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैं। अकॉर्डिंग टू लिपिट एंड वाइट 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैं। अथॉरिटेरियन, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव और laissez-faire। और बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप है डेमोक्रेटिक। क्यों? उसके कोई 6 आउटकम थे, क्वालिटी, क्वांटिटी, इंडिपेंडेंस, परफॉर्मेंस, रिलेशनशिप, मोरल। और वर्स्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप है laissez-faire। और कुछ लोगों ने प्रेफर किया ऑटोक्रेटिक स्टाइल को, क्यों? उसके 4 आउटकम थे, क्वालिटी, क्वांटिटी, अग्रेसिव बिहेवियर, एपैथेटिक बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू ब्लेक एंड माउटन कोई 2 कंसर्न ऑफ लीडरशिप है, कंसर्न फॉर टास्क, कंसर्न फॉर पीपल। कंसर्न फॉर टास्क, फोकस ऑन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, गोल, ऑब्जेक्टिव एंड वर्क एफिशिएंसी। कंसर्न फॉर पीपल, focus on personal commitment, relationship with subordinates, interpersonal relationship, trust and respect। और according to concern for task, concern for people कोई 5 स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। 1 impoverished style, 1 country club style, 9 authoritarian compliance style, 5 middle of the road organization man, and 9 और बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज टीम एनिमी 9। फिर हमें कल एक राइटर मिला टैननबाउम एंड श्मिट। उसके अकॉर्डिंगली कोई 2 कंटिन्यूम या 2 स्पेक्ट्रम ऑफ लीडरशिप है। कंटिन्यूम स्पेक्ट्रम मीन रेंजेस, बाउंड्रीज या एक्सट्रीम ऑफ लीडरशिप हैं, यूज ऑफ अथॉरिटी एंड फ्रीडम फॉर सबऑर्डिनेट्स। और लीडरशिप स्टार्ट होती है फ्रॉम अथॉरिटी, और जैसे से सबऑर्डिनेट्स मैच्योर, कॉम्पिटेंट, एक्सपीरियंस होते हैं तो लीडरशिप मूव होती है टुवर्ड्स laissez-faire, एब्डिकेट। और इन बिटवीन दीज 2 कंटिन्यूम 7 लेवल्स ऑफ लीडरशिप हैं या 7 स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। टेल एंड सेल, टेल एंड टॉक, कंसल्ट, इन्वॉल्व, डेलीगेट, एब्डिकेट। सो क्या थे 7 स्टाइल? टेल एंड सेल, टेल एंड टॉक, कंसल्ट, इन्वॉल्व, डेलीगेट और एब्डिकेट। और अगर ये हमें समझ आ गए हैं तो आगे वाली 2 थ्योरीज कुछ भी नहीं है। टेल क्या है? लीडर डिसीजन इंपोज कर रहा है विदाउट एनी कंसल्टेशन। सेल, लीडर अपना डिसीजन सेल कर रहा है बाय एक्सप्लेनिंग रीजन बिहाइंड द डिसीजन एंड एम्फेसाइजिंग बेनिफिट्स। टेल एंड टॉक, लीडर डिसीजन इंपोज कर रहा है बाय एक्सप्लेनिंग रीजन, बेनिफिट्स एंड अलाउइंग सबऑर्डिनेट्स फॉर क्वेश्चनिंग, मीन 1 वे कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन। एंड कंसल्ट, leader presenting provisional decision to the subordinates and finalizing after getting views, ideas on it. And involve, leader involving the subordinates into decision making by explaining them problem and providing them solution. Delegate, leader explain the problem and define parameter and allowing subordinates to decide against them. And abdicate,
Leader have given all authority of decision making to subordinates. They have to identify the problem, they have to identify the solution and make a decision to resolve the problem. Involve अच्छा है, effective है कब? जब हाई लेवल ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, कॉम्पिटेंस हो. और डेलीगेट अच्छा है कब? जब आपके पास हाई लेवल ऑफ मैच्योरिटी, कमिटमेंट या लॉयल्टी हो. इससे नेक्स्ट गए तो हमें एक और राइटर मिला, एशरिज. और अकॉर्डिंग टू एशरिज कोई 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैं. टेल, सेल, कंसल्ट, ज्वाइन. टेल, सेल, कंसल्ट एंड ज्वाइन. टेल क्या है? यही टेल. लीडर डिसीजन इंपोज कर रहा है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, विदाउट एनी कंसल्टेशन. सेल क्या है? टेल एंड सेल. लीडर डिसीजन इंपोज कर रहा है बाय एक्सप्लेनिंग रीजन, बेनिफिट ऑफ द डिसीजन. कंसल्ट क्या है? इन्वॉल्व, मीन डेमोक्रेटिक. लीडर क्या कर रहा है? इन्वॉल्व कर रहा है सबऑर्डिनेट्स को इनटू डिसीजन मेकिंग. लीडर, सबऑर्डिनेट सब मिलके डिसीजन ले रहे हैं. ज्वाइन क्या है? एब्डिकेट, लाइसिस फेयर. लाइसिस फेयर क्या था कि लीडर ने डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डेलीगेट कर दी है टू सबऑर्डिनेट्स. सबऑर्डिनेट्स हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई सॉल्यूशन एंड मेक अ डिसीजन. सो टेल टेल है, सेल टेल एंड सेल है, कंसल्ट क्या है? डेमोक्रेटिक, इन्वॉल्व, और ज्वाइन क्या है? लाइसिस फेयर, मीन एब्डिकेट. अब कहते हैं जो टेल स्टाइल है इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. एडवांटेजेस क्या है कि टेल से डिसीजन मेकिंग क्विक होगी. टेल से डिसीजन मेकिंग क्विक होगी. क्यों? लीडर को दूसरों से कंसल्ट नहीं करना पड़ेगा, और जब कंसल्ट नहीं करना पड़ेगा, खुद ही अकेले डिसीजन लेने हैं, तो इससे डिसीजन मेकिंग क्विक होगी. फायदा क्या है टेल का? कि इससे बेटर डिसीजन मेकिंग होगी अगर सबऑर्डिनेट्स के पास नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस नहीं है. क्यों? उनको इन्वॉल्व तब करना जब उनके पास नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस हो. और अगर वो लैक करते हैं नॉलेज या कंपिटेंस, तो इससे क्या होगी? बेटर डिसीजन मेकिंग. सो 2 फायदे हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग एंड बेटर डिसीजन मेकिंग व्हेन सबऑर्डिनेट्स लैक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. लेकिन इसके साथ कुछ मसले भी हैं. मसले क्या है कि आप चीज़ें इंपोज कर रहे हो बगैर कोई रीज़न, बगैर कोई बेनिफिट एक्सप्लेन किए हुए, तो इससे एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेट हो सकते हैं. मसला क्या है कि एम्प्लॉय के अंदर अगर कोई क्रिएटिविटी है सबऑर्डिनेट्स के अंदर, तो वो फिर यूटिलाइज नहीं होगी. मसला क्या है कि सबऑर्डिनेट्स के व्यूज़ जो हैं वो आप सुन ही नहीं रहे, तो उनके व्यूज़ क्या हो जाएंगे? इग्नोर हो जाएंगे. और मसला क्या है कि एक ही बंदा डिसीजन ले रहा है, तो टू मच डिपेंडेंस है एक ही बंदे पे, और बंदा अगर मर गया, पागल हो गया, तो इससे बिजनेस भी आपका तबाह हो जाएगा. तो 2 फायदे हैं टेल के, क्विक डिसीजन मेकिंग एंड बेटर डिसीजन व्हेन सबऑर्डिनेट्स लैक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. लेकिन साथ 4 मसले हैं. डीमोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स, देयर व्यूज विल बी इग्नोर्ड, देयर क्रिएटिविटी विल बी लॉस्ट, एंड टू मच डिपेंडेंस ऑन वन पर्सन द लीडर. पढ़ के देखें, ज़रा समझ आती है. टेल स्टाइल क्या है, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या इसके साथ मसले हैं. सो सेल क्या है? लीडर डिसीजन इंपोज कर रहा है बाय एक्सप्लेनिंग रीजन एंड एम्फेसाइजिंग बेनिफिट्स ऑफ द डिसीजन. तो फायदे हैं कि सबऑर्डिनेट्स एट लीस्ट नाउ व्हाई सर्टेन डिसीजन हैव बीन मेड, कि उन्हें पता चल रहा है कि डिसीजन क्यों लिया गया. और फायदा क्या है कि लीडर डिक्टेटर नहीं है, मीन टू मच चीज़ें इंपोज नहीं कर रहा, साथ थोड़ा सा ख्याल कर रहा है सबऑर्डिनेट्स का कि एटलीस्ट नॉलेज दिया जा सके कि डिसीजन क्यों लिया गया. लेकिन मसले क्या है कि अगेन डिसीजन इंपोज्ड बाय द लीडर ही है, सबऑर्डिनेट्स उसमें कोई अपनी वॉइस जनरेट नहीं कर सकते. मसला क्या है कि कम्युनिकेशन क्या है, 1 वे या 2 वे? 1 वे कम्युनिकेशन. तो ये मसला भी है, आपने उनको क्वेश्चनिंग के लिए अलाउ किया ही नहीं. सो सेल के 2 एडवांटेजेस हैं.
At least subordinates have knowledge about the decision and leader is not dictator. मीन थोड़ा सा मर्सीफुल है, थोड़ा सा ख्याल कर रहा है कि चलो मैं इनको रीज़न बताऊं क्यों डिसीजन लिया गया है, इनको थोड़े से बेनिफिट बता के मोटिवेशन ला सकूं। लेकिन मसले हैं दो कि एक तो कम्युनिकेशन वन वे है और दूसरा लीडर ही डिसाइड कर रहा है, सबऑर्डिनेट्स डिसाइड नहीं कर रहे। ये भी पढ़ के देखें, दो फायदे दो नुकसान हम लिख सकते हैं। कंसल्ट डेमोक्रेटिक के कुछ 4 फायदे हैं। फायदे क्या हैं कि जब आप सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व करोगे इनटू डिसीजन मेकिंग तो इससे क्या होगा, सबऑर्डिनेट्स का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होगा रिगार्डिंग बिजनेस इश्यूज, बिजनेस प्रॉब्लम या फिर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। इन्वॉल्व करोगे तो इससे क्या होगा, सबऑर्डिनेट्स के अंदर एक मोटिवेशन भी आएगी जिसकी बेस पर वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करेंगे, काम को विलिंगली कंप्लीट करेंगे। फायदा क्या है कि इन्वॉल्व करने से लोगों की स्किल्स जो हैं वो भी डेवलप होंगी, लर्निंग ओरिएंटेशन। फायदा क्या है कि इन्वॉल्व करने से उनको ग्रेटर इनसाइट मिलेगी, मीन प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम उसे रिजॉल्व करने जा रहे हैं, डिटेल नॉलेज मिलेगा प्रॉब्लम का और उसके सॉल्यूशन का। तो 4 फायदे हैं कि इससे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑफ सबऑर्डिनेट्स डेवलप होगा, मोटिवेशन मिलेगी, स्किल्स डेवलपमेंट होगी और साथ इनसाइट मीन डिटेल नॉलेज मिलेगा अबाउट द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। लेकिन साथ कोई 2 मसले हैं। मसला क्या है कि अच्छी टेक्निक नहीं है, अच्छा स्टाइल नहीं है व्हेन सबऑर्डिनेट्स लैक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। क्या ख्याल है? दूसरा मसला है कि इससे डिसीजन मेकिंग क्विक होगी स्लो होगी? स्लो होगी। क्यों? दूसरों को इन्वॉल्व करने से सबकी बातें डिस्कस करनी है, उसकी बात भी सुननी है, उसकी बात भी सुननी है, उस पर आर्गूमेंट हो रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग स्लो होगी। स्पेशली अगर क्राइसिस में हो आप और आपने क्विक डिसीजन लेना है तो ये स्टाइल फिर अच्छा नहीं है। तो 4 फायदे हैं, ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, हाई मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स, चांस फॉर स्किल डेवलपमेंट फॉर सबऑर्डिनेट्स and it will provide greater insight into the issue and its solution। लेकिन 2 प्रॉब्लम है, बैड डिसीजन मेकिंग व्हेन सबऑर्डिनेट्स लैक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, मीन इफेक्टिव नहीं है उस सूरत में, और दूसरा इट विल रिजल्ट इनटू स्लो डाउन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो टेल के 2 फायदे 4 मसले हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग, बेटर डिसीजन व्हेन सबऑर्डिनेट्स लैक नॉलेज एक्सपीरियंस। मसले हैं डीमोटिवेशन, व्यूज विल बी इग्नोर्ड, क्रिएटिविटी विल बी लॉस्ट एंड डिपेंडेंस अपॉन वन पर्सन। सेल के 2 फायदे हैं, एट लीस्ट सबऑर्डिनेट्स हैव नॉलेज अबाउट द डिसीजन, लीडर इज नॉट अ डिक्टेटर। लेकिन 2 मसले हैं, लीडर इम्पोजिंग द डिसीजन एंड कम्युनिकेशन इज वन वे। सो कंसल्ट के 4 एडवांटेजेस हैं, इंटरेस्ट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, मोटिवेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड ग्रेटर इनसाइट अबाउट द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। और 2 मसले हैं, पुअर डिसीजन मेकिंग व्हेन सबऑर्डिनेट्स लैक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड रिजल्ट इनटू स्लो डिसीजन मेकिंग। लाइसेंस-फेयर की अगर हम बात करें, लाइसेंस-फेयर क्या, सबऑर्डिनेट्स को आपने अलाउ कर दिया वो सब कुछ करें तो इसके फायदे हैं क्या, मोटिवेशन हाई होगी, फायदे हैं क्या कि इससे कमिटमेंट मीन लोगों के दिमाग अलाइंड विद ऑब्जेक्टिव होंगे, मीन सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही नहीं, नीचे लोग सबऑर्डिनेट्स हैं ये भी कमिटेड हो जाएंगे, मीन इनके भी माइंड फोकस्ड विद ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। लेकिन साथ 4 मसले हैं कि जब आप पावर अथॉरिटी नीचे जो है वो डेलीगेट करते हो तो कोऑर्डिनेशन इशू आपको फेस करना पड़ता है, लोगों के आपस में कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, क्यों वो चाहता है मेरे पास अथॉरिटी हो डिसीजन मेकिंग की, वो चाहता है मेरे पास हो, तो उससे कोऑर्डिनेशन अफेक्ट होती है। मसला है क्या, लीडर की गाइडेंस जो है वो बिल्कुल ख़त्म होगी, मीन लीडरशिप ख़त्म होगी। मसला है क्या कि लीडरशिप की अथॉरिटी अंडरमाइन हो जाएगी, अंडरमाइन मीन एलिमिनेट हो जाएगी, कि ऑनर को अगर पता चल गया कि सारा काम ये सबऑर्डिनेट्स मैनेज कर रहे हैं तो लीडर को फारिग कर देगा, मीन लीडर की अथॉरिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मसला है इससे क्या कि इससे रिस्क हाई हो सकता है अगर सबऑर्डिनेट्स कमिटेड, एक्सपीरियंस या मैच्योर
नहीं है तो हाई रिस्क की स्ट्रैटेजी है। तो दो फायदे हैं, इससे मोटिवेशन हाई होगी, इससे कमिटमेंट हाई होगी, लेकिन चार मसले हैं। लीडरशिप गाइडेंस विल बी एलिमिनेटेड। दूसरा मसला क्या है? कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स। तीसरा मसला लीडरशिप अथॉरिटी विल बी अंडरमाइन, मीन वो एलिमिनेट हो जाएगा, शायद सबऑर्डिनेट्स उसे रिप्लेस कर लेंगे। और चौथा ग्रेटर रिस्क इफ सबऑर्डिनेट्स आर इमेच्योर इनकम्पिटेंट, तो फिर ये अच्छा स्टाइल नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू एशरिज कोई 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप है: टेल, सेल, कंसल्ट, ज्वाइन। टेल के 2 एडवांटेज 4 डिसएडवांटेज हैं, सेल के 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज है, कंसल्ट के 4 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज हैं, और ज्वाइन लाइसेंस फेयर के 2 एडवांटेज और 4 डिसएडवांटेज हैं। सो टेल के एडवांटेज हैं 2: स्पीड, क्विक डिसीजन मेकिंग, बेटर डिसीजन व्हेन सबऑर्डिनेट्स लैक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, और 4 डिसएडवांटेज हैं: demotivation of subordinates, views of subordinates will be ignored, creativity of subordinates will be lost, and too much dependence upon one person the leader। तो इसको प्लीज़ एक दफ़ा ये 6 पॉइंट लर्न करके लिख लेने हैं। उसके बाद आगे हम सेल में 2 एडवांटेज हैं: at least subordinates now why certain decision have made, leader is not a dictator। लेकिन 2 मसलाज हैं: लीडर imposing the decision and communication is one way from leader to subordinates। तो ये भी एक दफ़ा लिख देने हैं। उसके बाद आगे हम कंसल्ट में 4 एडवांटेज हैं: ग्रेटर इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स इनटू द डिसीजन मेकिंग, it will help to motivate the subordinates, it provide a chance for skill development for the employees, and it provide greater insight about the problem and its solution। लेकिन 2 मसले भी हैं: poor approach, poor decision making when subordinates lack knowledge and experience and result into slow decision making by involving the others। ज्वाइन के 2 एडवांटेज हैं: हाई मोटिवेशन सेटिस्फैक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड हाई कमिटमेंट फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स। लेकिन 4 मसलाज हैं: देयर इज नो गाइडेंस फ्रॉम द लीडर, कोऑर्डिनेशन इश्यूज ड्यू टू कंफ्लिक्ट अमंग मेंबर्स, अंडरमाइन ऑफ लीडरशिप अथॉरिटी, एंड हाई रिस्क इफ सबऑर्डिनेट्स लैक नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड कमिटमेंट। तो लर्न करने हैं हमें ये 6 पॉइंट। एग्जामिनर कोई 6 5 नंबर के लिए सेपरेट किसी एक का नाम लेके भी टेस्ट कर सकते हैं। पास में कोई एक दफ़ा उसने टेस्ट किया हुआ है टेल और डेमोक्रेटिक एडवांटेज, सेल के, ज्वाइन के एडवांटेज टेस्ट हो सकते हैं। सो एक और राइटर हमें मिला, फ्रांसिस लिकेट। सो अकॉर्डिंग टू लिपिड एंड वाइट बेस्ट स्टाइल कौन सा था? According to Blake and Moulton, team management, high concern for task, high concern for people mean democratic, लोगों को भी देखने वाला, काम को भी देखने वाला। According to Tannenbaum and Schmidt, they didn't argue about a best style। According to Ashridge, best style कौन सा है? जिसको बाकी सब भी कह रहे हैं डेमोक्रेटिक मीन कंसर्ट। सो एक और राइटर हैं लिकेट के नाम से, उसके अकॉर्डिंगली भी कुछ 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैं। फ्रांसिस लिकेट के अकॉर्डिंगली कुछ 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैं। क्या है? एक्सप्लॉइटिव अथॉरिटेटिव, एक्सप्लॉइटिव अथॉरिटेटिव, benevolent authoritative, consultative and participative। सो ये जो चारों स्टाइल थे, इनको डिफाइन करते वक्त हम यही वर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया?
हाँ, लिकट के जो 4 स्टाइल हैं उनको डिफाइन करते वक्त हम ये वर्डिंग भी यूज करेंगे और कुछ नई बातें भी लिकट ने की हैं साथ वो भी ऐड करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू लिकट 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। एक्सप्लॉइटिव अथॉरिटेटिव क्या है? टेल। बेनोवलेंट अथॉरिटेटिव क्या है? टेल एंड टॉक। कंसल्टेटिव क्या है? कंसल्ट। और पार्टिसिपेटिव क्या है? इन्वॉल्व मीन डेमोक्रेटिक। सो अकॉर्डिंग टू लिकट 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। एक्सप्लॉइटिव अथॉरिटेटिव क्या है? डिक्टेटर, डिसीजन इंपोज करने वाला और लोगों से काम करवा रहा है। कैसे? थ्रू फियर बेस्ड मेथड, कि काम करोगे तो ठीक है वरना जॉब से निकाल दिए जाओगे। मीन मोटिवेट कर रहा है काम के लोगों को। कैसे? फियर के थ्रू, थ्रेट के थ्रू, पनिशमेंट के थ्रू। कम्युनिकेशन 1 वे या 2 वे? 1 वे। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल फ्रॉम लीडर टू सबऑर्डिनेट्स। कैसे? नई बात इसमें क्या आई कि मोटिवेट कर रहा है थ्रू फियर बेस्ड मेथड। और कम्युनिकेशन की नई बात आ गई कि क्या है? वर्टिकल फ्रॉम लीडर टू सबऑर्डिनेट्स। बेनोवलेंट अथॉरिटेटिव क्या है? बेनोवलेंट बोलते हैं मर्सीफुल को, कि लीडर डिसीजन इंपोज कर रहा है लेकिन थोड़ा सा मर्सीफुल है, साथ रीजन बेनिफिट एक्सप्लेन कर रहा है और मोटिवेशन किससे ला रहा है? बेनिफिट से, कि ये बेनिफिट मिलेंगे। और साथ क्या कर रहा है? थोड़ा सा अलाउ कर रहा है क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी, ताकि अगर कोई एम्बिग्यूटी है एम्प्लॉय के दिमाग में, सबऑर्डिनेट्स के दिमाग में, तो वो क्लियर कर सके। कम्युनिकेशन क्या है? 1 वे या 2 वे? 2 वे। लेकिन क्या है? वर्टिकल, लीडर टू सबऑर्डिनेट्स एंड सबऑर्डिनेट्स टू लीडर। और बड़ी लिमिटेड कम्युनिकेशन है कि सिर्फ उस इशू से रिलेटेड ही बात होगी, इसके अलावा और कोई बात डिस्कस नहीं होगी। मीन्स डिसीजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चनिंग है तो वो की जा सकती है, उससे हटके कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी। मीन लीडर क्या है? थोड़ा सा मर्सीफुल डिक्टेटर है, कम्युनिकेशन कर रहा है साथ रीजन बेनिफिट एक्सप्लेन करते हुए। और क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है फियर बेस्ड मेथड के थ्रू नहीं, बेनिफिट्स के थ्रू। और कम्युनिकेशन भी 1 वे नहीं, क्या है? 2 वे, वर्टिकल। कंसल्टेटिव क्या है? कंसल्ट, कि लीडर एक प्रोविजनल डिसीजन प्रेजेंट कर रहा है सबऑर्डिनेट्स को बिफोर डिसाइडिंग। व्यूज आइडियाज ले रहा है सबऑर्डिनेट्स के अगेंस्ट द डिसीजन। और जब व्यूज आइडियाज देने हैं सबऑर्डिनेट्स ने तो आपस में डिस्कस करके देंगे। और जब आपस में डिस्कस करेंगे तो कम्युनिकेशन आपस में क्या है? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल। और साथ लीडर के साथ कम्युनिकेशन क्या है? वर्टिकल। हाँ, लीडर चाहे तो अपना प्रोविजनल डिसीजन चेंज भी कर सकता है। दिस मीन सबऑर्डिनेट्स की थोड़ी सी वॉइस है किसके अंदर? डिसीजन मेकिंग के अंदर, लेकिन फुली नहीं। क्यों? डिसाइड किसने करना है? लीडर नहीं करना। सो बातें ऑलमोस्ट डिफाइन करते वक्त वही है, सिर्फ कम्युनिकेशन के बीच में बात आ रही है। एक्सप्लॉइटिव में 1 वे वर्टिकल, बेनोवलेंट में 2 वे वर्टिकल, कंसल्टेटिव में वर्टिकल बिटवीन लीडर एंड सबऑर्डिनेट्स एंड सम हॉरिजॉन्टल बिटवीन सबऑर्डिनेट्स देम। पार्टिसिपेटिव क्या है? डेमोक्रेटिक, इन्वॉल्व, लीडर इन्वॉल्व कर रहा है सबऑर्डिनेट्स को इनटू डिसीजन मेकिंग। मीन डिसीजन मेकिंग पावर अथॉरिटी लीडर के पास भी है और डेलीगेट की हुई है किसको? सबऑर्डिनेट्स को भी। सब सेम लेवल पे डिसीजन ले रहे हैं। जब एक लेवल पे है तो कम्युनिकेशन वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और मोटिवेशन कैसे आएगी? अल्टीमेटली अथॉरिटी रैंक ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड करने से, मीन लेवल जो आपने सबका सेम कर दिया। सो क्या कहता है लिकट? एक्सप्लॉइटिव अथॉरिटेटिव, द लीडर हैज ए लो कंसर्न फॉर पीपल, he uses a threat and other fear based method to get others to do what he instructs. Communication is almost entirely a downward process from the leader to the subordinates, mean vertical. बेनोवलेंट अथॉरिटेटिव, बेनोवलेंट डिक्टेटर, मीन है डिसीजन इंपोज करने वाला लेकिन थोड़ा सा बेनोवलेंट मीन मर्सीफुल है, रहम दिल है। द लीडर इज अथॉरिटेरियन बट आल्सो शोज कंसर्न फॉर पीपल। ही यूजेज रिवॉर्ड टू एनकरेज परफॉर्मेंस, मीन कैसे मोटिवेट कर रहा है? रिवॉर्ड एक्सप्लेन करके। देयर इज नॉट मच टीम वर्क अमंग द सबऑर्डिनेट्स, मीन आपस में कुछ नहीं वो कर सकते। मोस्ट डिसीजन आर टेकन बाय द लीडर।
He listened to concern of people. Lower down in the organization, क्यों tell and talk है, but he is often told by subordinates what they think he would like to hear. लेकिन बातें सिर्फ उसी डिसीजन से रिलेटेड होंगी, उसके अलावा और कोई बात नहीं होगी, मीन लिमिटेड डिस्कशन. And consultative, he has substantial interest in his subordinates, but not enough to let them take major decision, which he takes himself. मीन ट्रस्ट है सबॉर्डिनेट्स पे, इसलिए उनसे व्यूज़ आइडियाज़ ले रहा है, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं है कि उनको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डेलीगेट करे, डिसीजन खुद ही लेगा. कंसल्ट. देयर इज मॉडरेट अमाउंट ऑफ टीम वर्क एंड कॉपरेशन. फुली नहीं, मॉडरेट मीन अपना डिसाइड करने से पहले उनसे डिस्कस कर रहा है, व्यूज़ आइडियाज़ ले रहा है अगेंस्ट प्रोविजनल डिसीजन. द लीडर मेक्स अ जेन्युइन अटेम्प्ट टू लिसन टू हिज सबऑर्डिनेट्स. There is some two-way vertical communication between the leader and subordinates, and some horizontal communication between the subordinates. And participative, the leader engages subordinates in the decision-making process. People are psychologically close and work well together. क्यों? highly committed, mature हैं. Subordinates receive economic reward based on achieving goals that have set within their participation. He has complete confidence in his subordinates who feels a responsibility for the organization goal. इसलिए उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है डिसीजन मेकिंग में. तो बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या हुआ? डेमोक्रेटिक, जो सबके लिए है, तो यहाँ पे वो क्या है? पार्टिसिपेटिव. सो अकॉर्डिंग टू एशरीज 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप है. टेल, सेल, कंसल्ट, जॉइन. टेल है, सेल टेल एंड सेल है. कंसल्ट क्या है? डेमोक्रेसी, इन्वॉल्व. और ज्वाइन क्या है? लाइसेंस फेयर मीन एब्डिकेट. अकॉर्डिंग टू लिकिट 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैं. एक्सप्लॉइटिव अथॉरिटेरियन, बेनोवलेंट अथॉरिटेरियन, जिसको ऑटोक्रेटिक का नाम भी दिया जाता है. ये क्या है? ऑटोक्रेटिक. अथॉरिटेरियन नहीं, ऑटोक्रेटिक. ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या है? कि थोड़ा मर्सीफुल है, मीन चीज़ें इम्पोज कर रहा है लेकिन साथ कुछ एक्सप्लेन करते हुए. सो एक्सप्लॉइटिव अथॉरिटेटिव क्या है? टेल. बेनोवलेंट अथॉरिटेटिव, टेल एंड टॉक. कंसल्टेटिव, कंसल्ट. और पार्टिसिपेटिव, इन्वॉल्व. कम्युनिकेशन एक्सप्लॉइटिव अथॉरिटेटिव में वन वे वर्टिकल फ्रॉम लीडर टू सबऑर्डिनेट्स. बेनोवलेंट अथॉरिटेटिव में two-way vertical, leader to subordinates and subordinates to leader. Consultative में vertical from leader to subordinates and some horizontal between subordinates. While participative में क्या है? Only horizontal communication. क्यों? सारे एक लेवल पे काम कर रहे हैं. लीडर सबऑर्डिनेट्स का लेवल क्या है? सेम है. मोटिवेशन हो रही है एक्सप्लॉइटिव अथॉरिटेटिव में थ्रू fear based method. Benevolent authoritative में through benefits rewards. Consultative में through explaining reasons. और participative में through status rank या reward against achieving targets. वो रिवॉर्ड क्या हो सकते हैं? सिर्फ पैसा नहीं, वो रिवॉर्ड कोई प्रमोशन, अथॉरिटी, रैंक, अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, मीन इंट्रिंसिक रिवॉर्ड के थ्रू. सो यहाँ तक कोई 5 थ्योरीज हमारी कवर हो गई. पास्ट में अभी तक एग्जामिनर ने ये लिकिट की थ्योरी आज तक टेस्ट नहीं की, हमारे लिए छोड़ी हुई है. फाइडलर एक दफ़ा टेस्ट हो चुकी है, ब्लेक एंड माउंटन टेस्ट हो चुकी है, टेननबाउम एंड श्मिट टेस्ट हो चुकी है. एशरीज भी कोई एक आध पार्ट टेस्ट हुआ है, बाकी पार्ट्स अभी तक रहते हैं. सो लास्ट 2 थ्योरीज एशरीज और लिकिट इंपॉर्टेंट हैं, कमिंग अटेम्प्ट में टेस्ट हो सकती हैं. सो यहाँ तक हमारी स्टाइल थ्योरीज कंप्लीट हो गई, ट्रेट थ्योरीज कंप्लीट हो गई. पीछे रह गई 3 कॉन्टीजेंसी थ्योरीज, और उसके बाद चैप्टर के अंदर कुछ और बातें हैं जो फुली हम कमिंग वीक में कंप्लीट करके कमिंग फ्राइडे को चैप्टर 1, 6 एंड 8 का टेस्ट दे रहे हैं. कोशिश करें 8 अभी अगर साथ साथ प्रिपेयर होता जाए
तो ट्यूसडे वेंसडे तक 8 आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर चैप्टर 1 और 6 रिवाइज करके हम टेस्ट इजीली दे सकेंगे।